हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। फिर बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 चल रहा है जैवाणु, जिसमें लेक्चर 1 में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था। उसी के प्रकार में आगे हम आज बात करेंगे बच्चों मोनोसेकेराइड के बारे में। आप लोगों ने पढ़ा था कि मोनोसेकेराइड क्या है, ओलिगोसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण में। कार्बोहाइड्रेट्स तो आप सबको पता है कि आप लोगों ने पढ़ा भाई, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बनिक यौगिक जो हमारे दैनिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, ये सारे के सारे हमारे दैनिक जीवन या जीव जंतुओं के उपयोगी होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। और बच्चों, उसके हम प्रकार के बारे में बात कर रहे थे कि मोनोसेकेराइड एक ऐसा सूक्ष्मतम इकाई है जो और जलवघटित होकर के अन्य कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं टूटता, वो आपका बच्चों मोनोसेकेराइड होता है। मोनोसेकेराइड में सबसे बढ़िया उदाहरण जो हमने बताया कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज है। ग्लूकोज हमारे जीवन में सबसे ज्यादा उपयोगी है और बहुतायत के रूप में मतलब प्रकृति में पाया जाता है। हर एक भोज पदार्थ का जब हम सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्टार्च के रूप में जाकर के ग्लूकोज में टूटता है। और ग्लूकोज जो है हमें भोजन के माध्यम से जो हम लेते हैं वो मतलब एक प्रकार से जब टूटता है ग्लूकोज तो ऊर्जा प्रदान करती है। तो हमारे दैनिक जीवन में हर एक जीव जंतुओं के लिए ग्लूकोज बहुत ही जरूरी है। वो हम किसी भी भोज पदार्थ को सेवन करें वो स्टार्च बनता है। स्टार्च जब टूटता है, आज आप लोग देखोगे कि स्टार्च टूट करके कैसे ग्लूकोज का निर्माण होता है, पूरा हम विधिवत बात करेंगे। तो बच्चों, मोनोसेकेराइड के बारे में यदि हम बोले तो मोनोसेकेराइड क्या है कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स का सूक्ष्मतम इकाई जो जलघटित होकर के अन्य कार्बोहाइड्रेट्स में अपघटित नहीं होता है या अन्य कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में टूटता नहीं है, वो सबसे सूक्ष्मतम इकाई मोनोकार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है। ठीक है, या मोनोसेकेराइड जिसे बोलते हैं बच्चों। ठीक, तो थोड़ा सा यहां पर आप लोग देख लीजिएगा कि इसका सामान्य सूत्र होता है, यहां पर सामान्य सूत्र लिखा हुआ प्यारे बच्चों। इसका सामान्य सूत्र है CH2O का होल n। जैसे मान लीजिए मैं n बराबर 6 लेता हूं, n बराबर 6, तो C6H12O6 ये आपका बच्चों ग्लूकोज हो गया। क्या हो गया? ग्लूकोज। इसी के क्रम में आगे ये बढ़ता जाता है। लेकिन मोनोसेकेराइड की बात करते हैं तो मोनोसेकेराइड का मतलब बच्चों जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। जैसे यहां पर आप n बराबर 3 ले लो तो ट्रायोस बन जाएगा, जैसे C3H12O3 ये ट्रायोस हो गया बच्चों। टेट्रोस n बराबर यहां पर 3 रखा हमने, n बराबर जब आप 4 रखोगे तो टेट्रोस बन जाएगा C4H है ना, आपका 8 हो जाएगा, O4 हो जाएगा, ये टेट्रोस हो गया। तो n का मान 1 2 3 मतलब 3 से ऊपर ही रखना है, 3 4 5 6 है ना, इसका वैल्यू रखेंगे तो ये मोनोसेकेराइड का एक उदाहरण हमको दे देगा। तो बच्चों जहां n का मान 3 या इससे बड़ी संख्या है, इसका सामान्य सूत्र ये हो गया, n का मान हम 1 नहीं रख सकते, 2 नहीं रख सकते, 3 रखेंगे, 3 से बड़ी ही रखेंगे, तभी वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स का सेकेराइड जो फॉर्म में प्राप्त होगा। इसमें कार्बन श्रृंखला अशाखित होता है। जब एक कार्बन के अतिरिक्त सभी कार्बन में हाइड्रॉक्सिल समूह संलग्न रहता है तथा शेष एक कार्बन में कार्बोनिल ऑक्सीजन होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मोनोसेकेराइड जो भी होगा उसमें सभी में एक आपका हाइड्रॉक्सिल रहेगा, साथ में एक कार्बोनिल समूह रहेगा। कार्बोनिल का मतलब होता है कार्बन के साथ द्विबंध युक्त ऑक्सीजन एक बढ़िया सा जुड़ा रहेगा। और जितने अन्य कार्बन है उन कार्बन में, चाहे मान लीजिए 3 कार्बन है तो अन्य कार्बन में कहीं ना कहीं आपका OH जुड़ा ही रहना है। ये इसका प्रॉपर्टी है, इसका मोनोसेकेराइड का मूलभूत गुण है। तो मूलभूत गुण का मतलब सूक्ष्मतम इकाई, कार्बोहाइड्रेट्स का सूक्ष्मतम इकाई जो और भी जलवघटित होकर के सरल अणुओं में नहीं टूटता बच्चों, वो क्या कहलाता है? मोनोसेकेराइड कहलाता है। यहां पर देखो, सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स जो कि जल अपघटन के पश्चात अन्य सरल अणुओं में अपघटित नहीं होता है वो मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि इसी श्रेणी में आते हैं। समझ में आ गया? मैं आखिरकार यही परिभाषा आपको बता रहा था जो सरल है कि कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो और जल अपघटित होकर के अन्य सूक्ष्म या छोटे कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित नहीं हो सकते वो आपके मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की हमने बात कर ली। ठीक है बच्चों, क्या ग्लूकोज, फ्रक्टोज। इसका सामान्य सूत्र आपको बता ही दिया है, CH2O है ना बच्चों। यहां पर आपका N हो जाएगा, तो N का मान कितना रखना है?
3 रखना बच्चों, n का मान 4 रखना है, 5 रखना है, 6 रखना, आगे चलते जाना है। जैसे आप जब n का मान 6 रखोगे तो आपका ग्लूकोज फैक्टर हो जाएगा C6H12O6। लेकिन बच्चों ये ग्लूकोज है, इसके पहले भी आप 3 रखोगे तो टेट्रोस बन जाएगा, है ना, और 4 रखोगे तो मान लीजिए ट्रायोस, 3 रखोगे ट्रायोस, 4 रखोगे टेट्रोस, पेंटोस, है ना, हेक्सोज या हेक्सोज। ये ऐसा आप लोगों को एक मोनोसेकेराइड का, है ना, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आ गया होगा कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स हमने देखा था कि मोनोसेकेराइड का मतलब ये होता है सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो और जलवघटित नहीं होता वो आपका मोनोसेकेराइड होता है। लेकिन यही जब मोनोसेकेराइड के 2 से 10 तक के इकाई आपस में जुड़ते हैं तो वो आपके बच्चों ओलिगोसेकेराइड का निर्माण करते हैं, जैसे हमने आपको बताया था सेलुलोज, है ना। अब लेकिन स्टार्च जो होता है, है ना, स्टार्च जो होता है इसमें कई सारे मोनोसेकेराइड के इकाई जुड़े रहते हैं बच्चों, कई सारे इकाई जुड़े रहते हैं, वो आपका स्टार्च कहलाता है। और सेलुलोज भी आपका पॉलीसेकेराइड का ही उदाहरण है। मैं ये सेलुलोज ओलिगोसेकेराइड में बता दिया, ये गलत है। ओलिगोसेकेराइड में आप सबसे अच्छा उदाहरण शक्कर ले सकते हो, सुक्रोज ले सकते हो बच्चों। क्या? सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, ये आपका ओलिगोसेकेराइड हो जाता है। और जैसे ये आपका मोनोसेकेराइड है, चाहे ग्लूकोज फ्रक्टोज की बात करते हैं तो मोनोसेकेराइड, लेकिन सेलुलोज इसमें मोनोसेकेराइड के कई सारी इकाइयां आपस में एक लंबी श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं बच्चों, तो आपका, है ना, पॉलीसेकेराइड कहला जाता है। ओलिगो में देखो भाई, मैं वो फिर से बता देता हूं, मोनोसेकेराइड में सबसे सूक्ष्मतम इकाई, फिर प्यारे बच्चों ओलिगो में 2 से 10 तक के मोनोसेकेराइड के जो इकाई है जुड़ जाते हैं तो ओलिगोसेकेराइड बना देते हैं। लेकिन 10 से ज्यादा यानी कई सारे अणु मोनोसेकेराइड जब आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। ठीक बच्चों, समझ में आ गया? चलिए, कोई बच्चा लगातार कॉल कर रहा है, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, है ना, आप लोगों को मैं बाद में रिप्लाई दूंगा। चलिए, मुद्दे की बात है, थोड़ा हम मैसेज कर देते हैं कि बार बार बच्चों कॉल मत करो, वीडियो कॉल करने लग जाते हैं। व्हाट्सएप कॉल करते हैं कि सर ने पर्सनल नंबर दे दिया, व्हाट्सएप कॉल करेंगे सीधे वीडियो कॉल करने लग जाते हैं कि सर अरे यार नंबर दिए हैं तो भाई डाटा तो चालू है, तो वीडियो कॉल देखते हैं सर को क्या कर रहे हैं। अरे बेटा हम वीडियो कॉल भैया वीडियो बना रहे हैं, समझ रहे हो। जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है उसके लिए मात्र 100 रुपए चार्ज है। कॉन्टैक्ट नंबर 96 85 29 91 49, है ना। आपको भी यदि प्रॉपर नोट्स लेना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 96 85 29 91 49, 9685299149। तो मोनोसेकेराइड का मतलब समझ में आ गया कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसे और हम नहीं तोड़ सकते वो आपका मोनोसेकेराइड, जिसका सामान्य सूत्र ये हो सकता है CH2O का होल n, जहां पर n का मान 3 या 3 से अधिक होगा। ओके, चलिए यहां पर थोड़ा सा देखिएगा बच्चों कि कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसको जैसे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आपका एल्डिहाइड समूह जिसे एल्डोल्स कहते हैं, कीटोनिक समूह में कीटोस होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपकी एक लंबी श्रृंखला है, ठीक है, इसमें बहुत सारे कार्बन है। यदि इसमें CHO जुड़ा हुआ है, CHO, तो ये एल्डोस कहला जाएगा। यदि इसमें कार्बन के साथ आपका कीटो समूह जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? कीटो समूह जुड़ा हुआ है। जब कीटो समूह जुड़ा होगा तो वो आपका हो जाएगा कीटोस। भाई दोनों चीज तो देखना पड़ेगा ना। जैसे आप बात कर लेते हैं, जब एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा रहेगा, वो एल्डोस हो जाएगा बच्चों। और जब हम बात करते हैं कीटो समूह जुड़ा होगा बच्चों, उसे कीटोस बोलेंगे। जैसे आप लोगों का जो ग्लूकोज है, ध्यान रखिएगा, जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये आपका बच्चों इसमें कौन सा ग्रुप रहता है? CHO रहता है। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे ग्लूकोज का एक संरचना बनाता हूं, आगे चलकर अभी आपको दिखाऊंगा, मिलेगा। क्लास थोड़ा सा लंबा चलेगा। जो बच्चे सोचते हैं कि टाइम पास करके हमको निकलना है तो बिल्कुल स्किप करके वीडियो तुरंत बंद करके और भाग जाएं। कारण है कि भाई 2 मिनट में काम होने वाला नहीं है। जैसे आपकी बात करता हूं बच्चों, ये कार्बन हो गया, ये CHO हो गया, फिर दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन, CH2OH हो गया। यहां पे OH है बच्चों, तो यहां पर H होगा, डेफिनेट है। यहां पर OH, यहां पे OH हो गया। ठीक, इधर H अपना H, OH और H, ये है बच्चों C6H12O6, इसे को बोलते हैं ग्लूकोज।
क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। और यहां पर जो आप लोग देखोगे, क्या देखोगे कि यहां पर जो ग्रुप आपको नजर आएगा वो ग्रुप कौन सा नजर आएगा, यहां पर आप देख सकते हो बच्चों CHO ग्रुप। CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, इसीलिए हम इसको एल्डोस बोलेंगे, कीटोज नहीं बोल सकते, कीटोस नहीं बोल सकते, एल्डोस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है। तो मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांटते हैं, एक तो आपका होता है एल्डोस, देखो एल्डोस, और दूसरा होता है कीटोस। क्या होता है? कीटोस। लेकिन बच्चों यदि हम यहां पे कार्बन की संख्या अलग अलग करते जाएं, है ना, अलग अलग करते जाएं, तो जैसे आप लोग एल्डोस के ही श्रेणी में ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस ऐसा करके बच्चों, है ना, फिर कीटोस में भी ऐसा ट्रायोस, है ना, इस तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कार्बन की संख्या के आधार पर भी इनको हम बांट सकते हैं, इसलिए समझाना जरूरी है क्योंकि भाई आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। जैसे ट्रायोस है, टेट्रोस है, पेंटोस, हेक्सोस है। अब जैसे CHO है तो एल्डोटेट्रोस कह सकते हैं, और मान लीजिए आप लोगों का कीटो समूह है तो आप लोग कह सकते हो कीटोटेट्रोस बोल सकते हो। भाई ट्रायोस, टेट्रोस नहीं, ट्राई है तो ट्रायोस, 4 है तो टेट्रोस, ठीक है। यदि 3 है तो ट्रायोस, 4 है टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस। तो जैसे मान लीजिए 5 कार्बन का है, उसमें कीटो समूह है तो कीटो पेंटोस कह सकते हो आप, है ना, या जैसे आप लोग एल्डोस की बात आता बच्चों तो कीटो एल्डोस कह सकते थे। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप होता तो कीटो समूह होता तो आपका मतलब क्या हो जाता, कीटो पेंटोस हो जाता, ऐसा चीज, ठीक। यानी मतलब कीटो है तो कीटो जोड़ दो, जैसे 3 को ट्रायोस, 4 को टेट्रोस, 5 को पेंटोस, 6 को हेक्सोस। अब एल्डो समूह है तो एल्डो हेक्सोस, कीटो समूह तो कीटो हेक्सोस, ऐसा आधार पर आप नाम दे सकते हो। लेकिन इतना ज्यादा लंबा चौड़ा आपके सिलेबस में है नहीं। फिलहाल अभी आप इतना समझो कि जो आपका मोनो कार्बोहाइड्रेट्स है, यदि मोनोसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, एक तो आपका ग्लूकोज श्रेणी, एक आपका फ्रक्टोज श्रेणी, ठीक है। अब फिर आप लोगों को बताया ना कि जैसे कार्बन की संख्या मान लीजिए 3 है, इसको बोलेंगे ट्रायोस। क्या? ट्रायोस। अब उसमें प्यारे बच्चों यदि एल्डिहाइड समूह है तो एल्डो ट्रायोस, यदि कीटो समूह है तो एल्डो कीटो कीटोस ट्रायोस, ठीक सर। कार्बन की संख्या 4 है तो इसको बोलते हैं टेट्रोस। क्या बोलते हैं? टेट्रोस। यदि एल्डिहाइड है तो एल्डो टेट्रोस, कीटो टेट्रोस, फिर पेंटोस, तो फिर आपका मतलब एल्डो पेंटोस और कीटो पेंटोस, ऐसा आपका आता जाएगा। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर भी हम मोनोसेकेराइड के यौगिकों का नाम ले लेते हैं, ठीक। चलिए, एनसीईआरटी का एक भी टॉपिक मिस नहीं कर रहे हैं, जो कभी एग्जाम में नहीं आया, कभी कभार उन प्रश्नों को हम छोड़ देते हैं, ठीक। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, आज ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे बच्चों, जो कि आपके सिलेबस में है। ग्लूकोज, ग्लूकोज में हम कैसे इसकी संरचना की पुष्टि करते हैं, किस आधार पर इसको हम बनाते हैं, इस पर हम बात करेंगे। ग्लूकोज का यदि हम सूत्र की बात करें बच्चों तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसमें जो समूह होता है बच्चों वो एल्डिहाइड समूह होता है, CHO। क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। और यदि हम इसमें बच्चों आपको बोल दें कि जैसे मान लीजिए यहां पे ग्रुप की बात करें तो CHO होता है, फिर आपका OH, H, OH, OH, ठीक है। यहां पे बच्चों H, OH, H, H, और यहां पे आपका CH2OH। क्या? CH2OH। ये आपका क्या हो गया? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप का, है ना, मोनोसेकेराइड हो गया, जो कि ग्लूकोज है। ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अवस्था में या संयुक्त अवस्था मिलता है, मीठे फल, शहद, है ना, आदि में उपस्थित होता है। पके हुए अंगूर में सबसे ज्यादा ग्लूकोज पाया जाता है। 4 ऑप्शन आ जाएगा, उसमें एक पका हुआ अंगूर रहेगा, है ना, पका हुआ अंगूर, यानी आप लोग किशमिश का सेवन करो, सबसे ज्यादा ग्लूकोज मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ग्लूकोज, ग्लूकोज जब इंसान खेल कूद करता है तो आप लोग देखोगे कि जब खिलाड़ी थक जाता है तो उसको थोड़ा सा ग्लूकोज 1 चम्मच देते हैं, बोले पानी के साथ इसको, है ना, बढ़िया पहले खा लो और पानी पी जाओ, तुरंत एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तुरंत एनर्जी देता है ना, ताकि आप लोगों के अंदर की जो ताकत है वो कम ना होने पाए। समझ में आया बाबू? ओके। चलिए, ग्लूकोज के बारे में तो आप लोगों को ज्यादा लिखना नहीं है, मैंने बता ही दिया जो है। इसको बनाएंगे कैसे बच्चों? सबसे पहले इसको हम सुक्रोज से बनाते हैं।
सुक्रोज का फॉर्मेट क्या है, सुक्रोज का फार्मूला क्या है? सुक्रोज को बच्चों तनु HCl और H2SO4 के साथ एल्कोहली विलयन में क्वथन करने पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज समान मात्रा में प्राप्त होता है। यानी जैसे हम बात करते हैं सुक्रोज का सूत्र है C12H22O11। ठीक है, ध्यान ये रखना है किसके किसके उपस्थिति में, किसके किसके प्रेजेंस में होता है, तो HCl और H2SO4 के ही प्रेजेंस में होगा, अन्यथा ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। क्वथनांक करेंगे मतलब इसको उबालेंगे, गलाने की कोशिश करेंगे, तो ये बिना पानी के संभव ही नहीं है। तो पानी के साथ क्रिया करता है किसके उपस्थिति में बच्चों? आपका एक तो तनु डाइल्यूट HCl है, क्या है? तनु HCl है, और H2SO4, अथवा ले लो आप एक ही ले लो, पूरा लेने की जरूरत नहीं है, आप ले लो तनु HCl। क्या ले लो? तनु HCl, तनु HCl। ठीक है सर, तो क्या बनाएगा? एक अणु ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का सूत्र यहां पे, सूत्र यहां पे अभिक्रिया दर्शाने की जरूरत नहीं कि यहां से जुड़ता है यहां जुड़ता, मायने में समझो कि ये अपना क्या है? सुक्रोज है, सुक्रोज का सूत्र C12H22O11 है। अब ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6, और भाई फ्रक्टोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। बस इसमें डिफरेंस ये है कि फ्रक्टोज में कीटो समूह रहता है, फ्रक्टोज में क्या होता है? कीटो समूह रहता है, और एल्डोज में मतलब ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। तो ये आपका हो गया ग्लूकोज, एक में नाम दे दो, दोनों ही ग्लूकोज नहीं है ना, इसलिए आप लोग एक ग्लूकोज दे दो और एक को दे दो फ्रक्टोज। क्या दे दो बच्चों? फ्रक्टोज, है ना, फ्रक्टोज। क्या? फ्रक्टोज। तो एक ग्लूकोज हो गया, एक फ्रक्टोज हो गया, बस इतना ही करना है। यदि क्वेश्चन आ गया कि सुक्रोज से ग्लूकोज बनाओ, सुक्रोज से ग्लूकोज बनाओ, तो आप आसानी से बना देंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, याद रखना पड़ेगा कि सुक्रोज तनु HCl अथवा H2SO4 के साथ एल्कोहली विलयन में क्वथन करते हैं। क्वथन करने का मतलब उबालते हैं, उबालते हैं तभी ये बनता है, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा मेथड जो है बनाने की विधि, स्टार्च से। जब हम भोजन करते हैं, भोजन का सेवन करते हैं, तो जब हम चबाते हैं बच्चों, तो हमें जो मिलता है वो स्टार्च मिलता है। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि गाय को इतना सारा घास दे देते हैं, है ना, घास से वो कैसे भोजन प्राप्त करती होगी? तो घास में होता है सेलुलोज। क्या होता है? सेलुलोज। और वो सेलुलोज शरीर में जाकर के पाचन होता है, फिर टूट करके वो क्या देता है? ग्लूकोज देता है। ऐसे जब हम भोजन करते हैं तो डायरेक्ट ग्लूकोज थोड़ी ना पा जाते हैं, ऐसे हम स्टार्च पाते हैं, स्टार्च। जैसे आप लोग खाना खाते हो, चावल चबाते हो, तो अंत में वो मंड के रूप में लार से बढ़िया मिलता है, और बढ़िया वो एकदम मंड के रूप में बनता है ना, एकदम लुगदी बन जाती है, और उससे जो रस निकलता है वो स्टार्च होता है। फिर उस स्टार्च को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, और वो स्टार्च जब टूटता है तो ग्लूकोज बनता है। स्टार्च का सूत्र कोई बताएगा? स्टार्च का सूत्र क्या होता है? स्टार्च का सूत्र होता है क्या? C6H10O5, लगभग यही होता है होल एन। स्टार्च का फार्मूला यही होता है C6H10O5 होल एन। ठीक है, इसको भी अपन क्वथन ही करेंगे। एन, इसके एकलक की संख्या n है, मतलब बहुत सारे अणु हैं, तो H2O की भी जरूरत, NH2O की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये किसके उपस्थिति में होता बच्चों? औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज को स्टार्च के साथ जल अपघटन कराते हैं। ये आपका ग्लूकोज को स्टार्च के साथ जल अपघटन करा के प्राप्त किया जाता है, तो स्टार्च है, इसका जल अपघटन कराएंगे। इसके लिए स्टार्च को तनु H2SO4 के साथ, तनु H2SO4 मतलब अम्लीय माध्यम है बच्चों, कितना? 393 केल्विन, 393 केल्विन, कितना? 393 केल्विन पर क्वथन किया जाता है, उबाला जाता है, तो अपना ग्लूकोज बनता है। सर ग्लूकोज क्या है सूत्र? C6H12O6। इसकी संख्या कितनी है? इसकी होल एन है, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे अणुओं की संख्या है। कितने अणु निकल रहे हैं? तो n अणु, n अणु निकल रहे हैं बच्चों। कितने अणु? n अणु। ठीक है, तो ये स्टार्च है, मोनोसेकेराइड की कई सारी इकाइयां, n इकाई मतलब बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ी हैं। जब जल अपघटन करता है बच्चों तो ग्लूकोज बनाता है, बस खत्म। हाँ, इसमें याद रखना पड़ेगा कि जब हम सुक्रोज से बनाते हैं, यानी शक्कर से बनाते हैं, तो HCl H2SO4 के साथ ही हम डाइल्यूट करते हैं भैया, तनु HCl के साथ, या यहां भी तनु H2SO4 भी लेते हैं, स्टार्च के साथ भी तनु H2SO4, यानी दोनों अभिक्रियाएं अम्लीय माध्यम में ही संपन्न होगी, तभी हमें ग्लूकोज मिलेगा, अन्यथा ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा। अच्छा,
मुद्दे की बात करते हैं बच्चों। जब ग्लूकोज की संरचना में पहुंचते हैं, धीरे धीरे करके बात कर रहे हैं ना, एक साथ नहीं कर रहे हैं। आज पायरिनोज संरचना नहीं देखेंगे, उसकी चक्रीय संरचना के बारे में नहीं जाएंगे। आज हम ग्लूकोज का साधारण बात करते हैं कि ग्लूकोज को कैसे माना गया, समझने की कोशिश करना। ग्लूकोज को कैसे माना गया कि इसमें CHO समूह है, कैसे प्रूफ हुआ। ग्लूकोज में कैसे माना गया कि इसमें 6 OH होंगे, मतलब 6 नहीं, मतलब यहां पे H है तो बाकी में OH है। कैसे माना गया, कैसे माना गया ये OH समूह इनमें रहता है, कैसे माना गया, है ना। इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो कई सारे फैक्ट के आधार पर इसको प्रूफ किया गया कि इसकी संरचना ऐसी ही होगी। जैसे पहला प्रूफ क्या था कि भाई इसका आणविक सूत्र C6H6, इसका आणविक सूत्र C6H12O6 है। ये आपका गलत है। प्रयोगों के आधार पर पाया गया कि इसका आणविक सूत्र C6H12O6। ठीक है, देखो ऐसे ही टाइपिंग में मिस हो जाता है, फिर लोग कहेंगे कि सर ये कैसे हो गया। तो भाई टाइप करते समय थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो प्रयोगों के आधार पर सबसे पहले तो ये पाया गया कि C6H12O6। ठीक है, देखो बच्चों यहां पर भी थोड़ा सा एक लाइन आप लोग देख लो, पढ़ लो, समझ लो। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है। एल्डोहेक्सोस क्यों? क्योंकि कार्बन की, मैंने कहा कि CH2O ये आपका मोनोसेकेराइड का एक समान सूत्र है। जब n बराबर हमने 6 रखा तो बना C6H12O6। इसमें आपका एल्डिहाइड समूह होता है, इसलिए बच्चों एल्डिहाइड के कारण इसको एल्डो बोला गया। क्या बोला गया? एल्डो बोला गया। और हेक्सोस क्यों बोला गया? हेक्सोस क्यों बोला गया? क्योंकि 6 कार्बन है, एल्डो हेक्सोस। क्यों? क्योंकि 6 कार्बन है, इसलिए एल्डो हेक्सोस बोला गया। मैंने बोला था ना 3 कार्बन है तो ट्रायोस, एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो ट्रायोस। ठीक है, कीटो समूह है तो कीटो ट्रायोस। टेट्रोस एल्डिहाइड है तो एल्डो टेट्रोस। यदि कीटो समूह है तो कीटो टेट्रोस। 5 कार्बन का है तो पेंटोस, एल्डो पेंटोस या आपका कीटो पेंटोस। यहां 6 कार्बन है तो एल्डो हेक्सोस, क्योंकि यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है सर, चीजें क्लियर है। एल्डो हेक्सोस है तथा इसे डेक्सट्रोस भी कहते हैं। अनेक कार्बोहाइड्रेट्स तथा स्टार्च सेलुलोज आदि के एकलक होता है। बिल्कुल एकलक होता है। स्टार्च को हमने तोड़ा तो अपना ग्लूकोज मिला, सेलुलोज को भी तोड़ोगे तो भी ग्लूकोज मिलेगा। मैंने कहा ना कि जीव जंतु घास खाते हैं, पत्तियों को चबा जाते हैं, पेड़ पौधे के टहनियां खा जाते हैं। हाथी देखो पेड़ वैसे ही बड़े बड़े डालियों को खा जाता है। वो डाली जाकर के कैसे पचाता होगा? तो वो उसमें सेलुलोज होता है, उसका जो छाल है सेलुलोज का बना है, उस सेलुलोज को पचा जाता है। उसका शरीर इतना, मशीन इतना मजबूत हार्ड है कि उस सेलुलोज को तोड़ करके ग्लूकोज में बदल देता है। लेकिन हमारा मशीन उतना हार्ड नहीं है, हम पत्ता खा करके जीवन जी नहीं सकते, क्योंकि हमारा पेट जो है उसको पचा नहीं पाएगा। हाँ, नॉर्मल पत्ते भाजी की सब्जी खाओ वो बात अलग है कि सर भाजी तो खाते हैं हम और चबा जाते हैं, तो वो बात अलग हो जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो भाई यह संभवतः पृथ्वी पर बहुतायत में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। इसकी संरचना को आधारित करने के लिए, संरचना को निर्धारण करने के लिए सबसे पहले देखा गया कि इसका आणविक सूत्र होता है C6H12O6। पहले संरचना नहीं आया था कि ये ऐसे ही होगा, लेकिन जब कई लोगों ने अध्ययन किया, लगातार अध्ययन करते गए, तो उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर इनका संरचना निर्धारण किया गया। दूसरा देखना, HI के साथ यदि क्रिया करा देते हैं बच्चों तो ये है ना लंबे समय तक गर्म करते हैं तो N हेक्सेन देता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि सभी 6 कार्बन परमाणुओं की रिज श्रृंखला में जुड़ी है। सबसे पहली बात कि जब हम इस ग्लूकोज की क्रिया, समान सूत्र तो मिल गया, जब इस ग्लूकोज की क्रिया हमने कराई HI के साथ तो नॉर्मल चेन की एक उत्पाद बना। तो हमने ये कहा कि वास्तविक रूप से नॉर्मल चेन का उत्पाद बन रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें भी 6 कार्बन एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। देखना, बोला यह गया कि जैसे हम बात करते हैं ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज का सूत्र है C6, ऐसा भी आप लोग ले सकते हो CHOH का होल 4 और फिर बच्चों यहां पे अपना हो जाएगा CH2OH। अधिकांश बुक में ऐसा ही लिखा रहता है। जब इसकी क्रिया HI से कराई गई और लंबे समय तक गर्म किया गया, क्या किया गया? गर्म किया गया, लंबे समय तक गर्म किया गया,
तो देखा गया कि इसकी जो एक उत्पाद बन रही है CH3, CH2, CH2, फिर CH2, फिर CH2, कितने हो गए 1 2 3 4 5 और ये CH3। मतलब एक नॉर्मल एक लंबी श्रृंखला है और कितने कार्बन की बच्चों 6 कार्बन की, तो इसे बोलेंगे हेक्सेन। ये दूसरे स्टेप में। पहला स्टेप क्या पाया गया कि इसका सामान्य सूत्र C6H12O6 है, पहला स्टेप में पाया गया। दूसरे स्टेप में पाया गया कि यदि ग्लूकोज से हम HI की क्रिया कराते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन यानी 6 कार्बन की एक चेन पाई गई। इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज में भी भाई 6 कार्बन एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, ये पुष्टि हुई। पहली पुष्टि क्या हुई कि इसका सामान्य सूत्र ये है, जब इसको लंबे समय तक HIA के साथ गर्म करते तो N नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होता है। इससे प्रूफ होता है कि 6 कार्बन परमाणु एक रिज श्रृंखला में जुड़े हैं। मतलब जो ग्लूकोज की संरचना बनाएंगे तो उससे पहले HI के साथ क्रिया कराने से प्रूव हो जाता है कि भाई इसमें जितने भी कार्बन है एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये प्रूव होता है। ठीक, चलिए अगले स्टेप में क्या पता चलता है कि जब ग्लूकोज को हाइड्रॉक्सिलेमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो ये ऑक्सीजन देता है तथा हाइड्रोजन साइनाइड के एक अणु से संयोग कर साइनोहाइड्रिन देता है। ये अभिक्रियाएं ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह को उपस्थित की पुष्टि करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य हो कि ग्लूकोज का जो हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया कराते हैं NH2OH, हाइड्रॉक्सिलेमीन का सूत्र होता है NH2OH। ठीक है भाई, ग्लूकोज है उसको डाल दिए है ना, किसके साथ, हाइड्रॉक्सिलेमीन के साथ, तो ऑक्सीजन देता है तथा हाइड्रोजन साइनाइड के एक अणु के कराने पर साइनोहाइड्रिन देता है। और ये पहले भी पुष्टि हुई थी कि एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है, एल्डिहाइड जो यौगिक होता है, यदि हाइड्रॉक्सिलेमीन से क्रिया करता है तो साइनोऑक्सिजन देगा, और बच्चों यदि अपना साइनाइड से क्रिया करता है तो साइनोहाइड्रिन देगा। समझो बात को। कैसे पुष्टि हुई कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है? पहले तो सामान्य सूत्र का पता चला C6H12O6 प्रयोगों के आधार पर। दूसरे में यह पता चला गया कि भैया कार्बन जो है एक सीधी श्रृंखला में है। तीसरे नंबर में जब इसको हाइड्रॉक्सिलेमीन से क्रिया कराई गई, और किससे कराई गई बच्चों, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराई गई। मतलब दो चीजों से क्रिया कराई गई, एक तो हाइड्रॉक्सिलेमीन और दूसरा आपका हाइड्रोजन साइनाइड से, है ना। तो इससे पुष्टि चला, यानी पता चला कि जब हाइड्रॉक्सिलेमीन से क्रिया करता और ऑक्सिजन देता, और ऑक्सिजन देने का कारण है कि वो एल्डिहाइड होगा, यानी एल्डिहाइड ग्रुप उसमें है। जब हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया किया और साइनोहाइड्रिन दिया, इसका मतलब प्रूव किया भैया साइनोहाइड्रिन वही देता है जिसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। तो इससे पुष्ट हो गया भैया इसमें क्या है, कार्बोनिल समूह होता है। ठीक है, चलो क्रिया करा दो आप लोग, थोड़ा सा फटाफट क्रिया करा दो। जैसे मैं बात करता हूं कि यदि यहां पे तो CHO है, ठीक, यहां पे आपका CH2OH ऐसा लिख दो आप, CHOH का होल 4 है, और यहां पे CH2OH। ठीक, इसकी क्रिया कराते हैं बच्चों किसके साथ, हाइड्रॉक्सिलेमीन NH2OH के साथ। तो H2 जो है O को उठा ले जाएगा, H2 जो है O को उठा ले जाएगा, तो ये अपना H2 जो है वो O को उठा ले जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा H, डबल बॉन्ड आपका हो जाएगा N, और इसके साथ OH रहेगा ही, साथ में अपना ये CHOH का होल 4, और यहां पे अपना CH2OH रहता ही रहता। ठीक, तो ये ऑक्सिजन बना दिया। ऑक्सिजन वही बनाता है जिसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। इससे पता चला बच्चों कि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। क्या, कार्बोनिल समूह उपस्थित है। अब इसकी क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं, तो यहां पे आ जाएगा क्या सर, आ जाएगा। थोड़ा सा यहां पे शॉर्टकट में आप लोग लिखो तो आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूं यहां पे CHO है, CHOH का होल 4 है, और यहां पे CH2OH है, ये अपना ग्लूकोज है। इसकी क्रिया HCN से कराते हैं। किससे कराते हैं, HCN से। तो ये कार्बन है बच्चों, यहां पे CN आकर जुड़ गया है ना, और यहां से H है, हाँ कार्बन है ना, एक मिनट, H इसके पास है ही है, एक CN आकर के जुड़ गया और एक OH आकर के जुड़ गया। क्यों, क्योंकि O इसके पास था, H यहां से मिल गया। बाकी अपना CHOH है, इसका होल 4 है,
और ये अपना CH2OH। ठीक है, ये मतलब ग्लूकोज से क्रिया कराया गया HCl और NH2OH। तो जब हाइड्रोक्सिलेमिन से क्रिया करा तो आक्जिम देता है। आक्जिम ये बताता है कि भाई कहीं ना कहीं इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित था, तभी आक्जिम दिया। यदि कार्बोनिल नहीं होता तो आक्जिम नहीं बनता। दूसरी बात, जब HCN से क्रिया कर लिया तो साइनोहाइड्रिन दिया। इसका मतलब ये प्रूफ हुआ कि इसमें आपका कहीं ना कहीं है ना एक ऐसा समूह है जिसके कारण ये साइनोहाइड्रिन देता है, यानी कार्बोनिल समूह उपस्थित है। तो ये तीसरे स्टेप में कार्बोनिल समूह होने की पुष्टि हो गई। स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों, ले लो। कभी क्वेश्चन आ जाए तो फिर दिक्कत की ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिलेमिन से कराओ, फिर आप लोग भटक जाओगे। ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराओ तो फिर आप लोग भटक जाओगे। इसलिए आप लोगों को ये लिखना जरूरी है। चौथा, ग्लूकोज ब्रोमीन जल जैसे दुर्बल ऑक्सीकरण कर्मक द्वारा ऑक्सीकृत होकर के 6 कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना देता है। यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज का कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड समूह के रूप में उपस्थित है। मतलब ग्लूकोज का अपचयन कराया तो अम्ल में बदल गया, ग्लूकोज का अपचयन कराया तो अम्ल में बदल गया। तो ये पता चला साला अम्ल कब बदलता है। कीटो समूह तो अम्ल देता नहीं है उतना ही कार्बन का। जब 6 कार्बन का अम्ल दे रहा है मतलब उसमें एल्डिहाइड है। यानी 6 कार्बन का हमने एक यौगिक लिया और अपचयन कराया तो 6 कार्बन का ही अम्ल मिल रहा है, मतलब वो एल्डिहाइड है फिक्स। क्योंकि कीटोन जो है यदि अम्ल में परिवर्तित होता है तो उसमें कार्बन की संख्या कम हो जाती है। फिर बच्चों उसमें कार्बन की संख्या कम हो जाती है। समझ में आई बात। यदि मैं ये बोल रहा हूं कि यदि मान लीजिए किसी कीटो समूह का अपचयन करा दूं, ऑक्सीकरण करा दूं, अपचयन नहीं ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जोड़ना चाहता हूं, तो कीटो समूह का जब ऑक्सीकरण होता है तो कम कार्बन परमाणु का अम्ल मिलता है। एल्डिहाइड में तो बच्चों जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन का अम्ल मिल जाएगा। तो इससे एल्डिहाइड होने का पहचान कैसे पता चला कि जब हमने अपचयन कराया, जब हमने क्या कराया अपचयन कराया, तो अपचयन कराने से वो अम्ल में बदल गया। किस में बदल गया बच्चों? अम्ल में बदल गया और उतने ही कार्बन का अम्ल हमें प्राप्त हो गया। इससे पता चला कि इसमें एल्डिहाइड है। क्योंकि आप लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन साथ में पढ़ा है तो उसमें अच्छे तरीके से पढ़ा है कि भाई एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो उतने ही कार्बन का हमें उतने ही कार्बन वाला एक अम्ल प्राप्त होता है। लेकिन जब कीटोन का हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कोई भी कीटो समूह हो यदि हम उसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो कहीं ना कहीं कार्बन की संख्या थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये आपके बात करते हैं कि यदि जैसे यहाँ पे बच्चों ग्लूकोज की क्रिया कराते हैं तो CHO है, फिर आपका CHOH है, इसकी संख्या 4 होती है और फिर यहाँ पे CH2OH है। इसका अपन क्या करा रहे हैं बच्चों? ऑक्सीकरण करा रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण करा रहे हैं। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो अम्ल में बदल जाता है बच्चों। ऑक्सीकरण होता है तो ये COOH बन जाता है, फिर आपका CHOH का होल 4 हो जाता है और ये अपना CH2OH हो जाता है। तो ये अपना अम्ल बन गया। और ये ग्लूकोनिक अम्ल जो बना, ये जो ग्लूकोनिक अम्ल इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल, ये अपना है ग्लूकोज। ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल हमने बना दिया। तो इससे पता चला कि यदि अम्ल बना है और 6 कार्बन का यौगिक था, 6 कार्बन का ही यौगिक का एक अम्ल बना है, तो इससे पता चला कि उतने ही कार्बन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। संरचना को निर्धारण करने के लिए सारी चीजें आप लोगों के लिए प्रूव होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? प्रूव होते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगले स्टेप में ग्लूकोज को एस्टिक एनहाइड्राइड से क्रिया करा दी गई। किससे क्रिया करा दी गई? एस्टिक एनहाइड्राइड से। ये CHO है, यहां पे कितने हैं? CHOH की संख्या होल 4 और यहां पे बच्चों आपका CH2OH है। जब इसकी एस्टिक एनहाइड्राइड से क्रिया करा दी गई CH3CO का होल ट्वाइस O, एस्टिक एनहाइड्राइड से क्रिया करा दी गई। ठीक है, ग्लूकोज के एस्टिक एनहाइड्राइड द्वारा एस्टलन से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है जो ग्लूकोज के 5 OH समूह की उपस्थित होने की पुष्टि करता है। मतलब यहां भी और यहां भी पेंटा एसीटेट जुड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 5 एसीटेट समूह जुड़ जाता है। एसीटेट समूह का मतलब क्या है? सॉरी बाबू सॉरी, चलो भैया पेन गिर जाना टूट जाना। OH यहां भी है, OH यहां भी, अभी देख रहे थे। पेंटा एसीटेट, यहां से एसीटेट समूह आकर के इसके साथ जुड़ता है। पेंटा एसीटेट समूह जुड़ने के कारण ये पता चलता है कि 5 एसीटेट समूह जुड़ा है। इसका मतलब 5 हाइड्रोक्सिल समूह उसके अंदर रहा होगा, तभी जुड़ गया, नहीं तो जुड़ने की उसकी हिम्मत नहीं थी। जुड़ने की उसकी हिम्मत नहीं थी। जैसे मान लीजिए अपना CHO है बच्चों, ठीक है, यहां पे अपना CH है और अपना O है ही है, ठीक, और यहां पे आपका CH3CO आकर जुड़ गया एसीटेट। ठीक, ऐसा
इसकी संख्या कितनी है, 4 है, और एक यहां भी आ गया CH2 है, O है, इसके साथ कार्बन आकर के जुड़ गया, ये बना, ये 5 एसीटेट समूह जुड़ गया। इसका मतलब ये पता चला कि भाई इसमें 5 OH समूह है। कितने, 5 OH समूह है। अगला स्टेप, OH समूह का भी पता चल, पहले अपना समान सूत्र पता चल गया, फिर पता चल गया कि कार्बन की 6 लंबी श्रृंखला वाला यौगिक ही है, मतलब एक के बाद एक जुड़ा हुआ है। इसके बाद पता चला हाँ इसमें कार्बोनिल समूह है। इसके बाद पता चल गया भैया इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है। इसके बाद पता चल गया एल्डिहाइड ग्रुप के साथ हाइड्रॉक्सिल जो समूह है उसकी संख्या 4 है। OH की संख्या की पता चल गई। ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत होकर एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल सैकरिक अम्ल बनाते हैं। यह ग्लूकोज में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति को दर्शाता है, मतलब एल्कोहलिक समूह आपका है, मतलब हाइड्रोजन की संख्या है। यानी ग्लूकोज ले लो, चाहे आप कौन सा ले रहा, ग्लूकोनिक अम्ल, दोनों का हम ऑक्सीकरण करते हैं तो सैकरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या बनता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराएंगे, ग्लूकोनिक अम्ल का ऑक्सीकरण कराएंगे, दोनों सैकरिक अम्ल का ही निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, सैकरिक अम्ल का निर्माण करेगा। सर ग्लूकोनिक अम्ल जब हम देखो एक चीज आप लोगों को बताए थे कि यदि थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, जैसे अपना CHO है, ठीक है, CHO है, यहां पे आप ले लो CHOH का होल 4 और अपना ले लो CH2OH। ये आपका क्या है सर, ये अपना क्या है, ये अपना है ग्लूकोज। यदि हम प्यारे बच्चों यहां पे बात करते हैं COOH, यदि इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो CHOH का होल 4, ये आपका ग्लूकोनिक अम्ल बनता है CH2OH। ठीक, लेकिन इन दोनों का देखिएगा, इन दोनों का ऑक्सीकरण करा दें, इसका भी ऑक्सीकरण करा दें, किसके उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा दें बच्चों, तो नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में। नाइट्रिक अम्ल क्या है, HNO3, HNO3 क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। HNO3 की उपस्थिति में HNO3 क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसमें सैकरिक अम्ल बनता है। वो सैकरिक अम्ल कौन सा है, देखना बच्चों, सैकरिक अम्ल है COOH, ठीक है, बाकी CHOH का होल 4 और यहां भी COOH, ये आपका हो गया सैकरिक अम्ल। क्या हो गया, सैकरिक अम्ल। क्या हो गया बच्चों, सैकरिक अम्ल। इस आधार पर इनकी पुष्टि हुई और इसकी एक फिर संरचना बन गई कि भाई पहले पुष्टि तो पता चल गया, पहले क्या पुष्टि पता चल गया, पुष्टि ये पता चला कि इसका सूत्र है C6H12O6। फिर ये पता चला कि कार्बन जो है वो 6 कार्बन है ना, जब HI से क्रिया करा दी गई बच्चों, HI से क्रिया करा दी गई तो ये पता चला कि कार्बन जो है 6 कार्बन ऐसे हैं जो एक क्रम में बढ़िया से जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 और यहां पे 6 कार्बन ले लो, 6 कार्बन, यानी 6 कार्बन एक क्रम में जुड़े हुए हैं, ये सभी एक दूसरे के क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, इस तरीके से। अब ये फिर पता चला कि इसमें कार्बोनिल समूह भी है, मतलब द्विबंध युक्त ऑक्सीजन है, लेकिन उससे पता चला कि भाई इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है। चलो सर, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया है ना। अब फिर बाद में पता चला कि 5 OH भी हैं। कितने हैं, 5 OH भी हैं, तो 5 OH हो गया, फिर H हो गया, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे OH हो गया, ये आपका CH2OH हो गया। ठीक है, तो यदि OH है बच्चों, इधर H कर दो, इधर अपना OH कर दो, इधर H कर दो, इधर अपना H कर दो, और ये अपना हो गया ग्लूकोज की संरचना। अब इसके चक्रीय संरचना के बारे में, इसके पायरेनोज संरचना के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे बच्चों। फिलहाल आज का थोड़ा क्लास लंबा हो गया, लेकिन ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज की संरचना, इसके बाद फ्रक्टोज में चलेंगे। ये चैप्टर धीरे धीरे करके कंप्लीट होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में आ रहे हैं। चैनल पे आप लोग देखते रहिए, बढ़िया तैयारी करते रहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए तो नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए चार्ज है। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। आप लोग व्हाट्सएप करें, जानकारी लें, तैयारी करें, प्रॉपर रूप से आगे बढ़ते जाएं, बढ़िया पढ़ते भी जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यार भरा कमेंट्स आपके भी हमें मिलना चाहिए।